जिस किसी का भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लेना। ओके आगे लिखो, ये सब बस कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो कि लिख लो। नीट के एग्जाम में तो नहीं आएगा पर स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी इज डिबैरी, ये नाम है इनका, ठीक है, डिबैरी। And one more, father of Indian mycology, father of Indian mycology, कोई इंडियन नहीं है, एक अंग्रेज ही है ये भी। एंड द नेम इज, एक तो है ईजे बटलर, ईजे बटलर, और दूसरे हैं बीबी मुंडकर। दैट्स एन इंडियन आई गेस। बस लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नीट के एग्जाम में अगर आना होगा तो सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। बाकी भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, ये याद रखना बस, ठीक है। यस मैम। लेट्स स्टार्ट विथ कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। कैरेक्टर्स ऑफ ट्रू फंजाई या फंजाई, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखना। पहला पॉइंट लिखो, शोज ग्रेट डाइवर्सिटी, शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस और हैबिटेट मतलब जहां ये रहते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं, बहुत डाइवर्स हैबिटेट है इनका, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह मिलने वाले, हर जगह मिलने वाले। आप फ्रिज में एक संतरा रख दो, 1 महीने बाद उस पर फंजाई लग जाएगा। आप ब्रेड रख दो, उसमें फंजाई लग जाएगा। मशरूम्स खास करके इस महीने में रेनी सीजन में बहुत ज्यादा, मशरूम्स नहीं बोलेंगे, फंजाई ही रहता है। वो एडिबल मशरूम्स नहीं होते। जब तक एग्जैक्ट पता ना हो कि कोई मशरूम एडिबल है या नहीं, तब तक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मशरूम जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस मशरूम्स भी होते हैं। तो फंजाई हर जगह पाया जाता है, ठीक है, हर जगह। दीवारों पर देखोगे फंगस लग गया है। तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, हर जगह नजर आते हैं ये। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कि आपको फंजाई नहीं दिखेगा, फंजाई इज सीन एवरीवेयर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फंजाई या कॉस्मोपॉलिटन में ही आगे लिख लो, बट मोस्टली फाउंड इन, बट मोस्टली फाउंड इन ह्यूमस रिच सॉइल, ह्यूमस रिच सॉइल and in presence of moisture। मोस्टली फंजाई आपको ह्यूमस रिच सॉइल में मिलेगा। अगर जिस सॉइल में ज्यादा खाद रहेगा, जिसमें ह्यूमस ज्यादा रहता है, उस सॉइल में कभी कभार घर के पॉट्स में भी देखोगे कि छोटे छोटे फंजाई नजर आ रहे हैं।
तो ह्यूमस रिच सॉइल में फंजाई बहुत इजीली ग्रो करता है, और साथ के साथ जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, जहां कहीं भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, जहां कहीं भी वाटर का कंटेंट ज्यादा है, वहां पर फंजाई इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, अचार में फंगस लग जाता है, अचार खराब हो जाता है, अचार में फंगस लग जाता है, लेदर में फंगस लग जाता है ना, लकड़ी में फंगस लग जाता है। तो फंगस कहीं भी किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को, ह्यूमन बॉडी को कहीं भी अटैक कर सकता है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडीज में भी देखोगे उंगलियों के बीच में, या जो लोग बहुत ज्यादा रेनी सीजन में बाहर खेलते हैं, बच्चों के भी अगर देखोगे, या जो बाहर काम करते हैं जूता पहनकर जो काम करते हैं, उनके देखोगे कि टोज के बीच में रिंग वर्म जैसा वो हो जाता है, यहाँ पे दाग सा हो जाता है, रिंग वर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, and that is also fungi, something that is growing within your fingers, within your toes due to moisture. That is also fungi. So fungi is basically found everywhere. Okay, fungi is found everywhere, almost everywhere. अब इनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है इनमें। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, तो खाना तो बना नहीं सकते हैं, सो दे आर हेट्रोट्रॉप्स। Chloroplast is absent, so they are heterotrophs. तो खाना कैसे खाते हैं, क्या करते हैं? तो they can either be mode of nutrition. Yes, they can be parasitic or saprophytic. They can be parasitic, जैसे ringworms parasitic होता है, but are mostly saprophytic, but are mostly saprophytic, mostly saprophytic होते हैं ये, as they feed on dead decaying matter, as they feed on dead and decaying matter. तो इसलिए मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं ये। ठीक है, मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे, कहीं पे एक पत्ता भी गिरा है तो उसको भी डिसॉल्व करके उसको भी ये कंज्यूम कर लेते हैं, तो मोस्टली दे आर सैप्रोफिटिक। फंजाई इज मोस्टली सैप्रोफिटिक। ठीक है मैम, स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए ना मैम। स्लाइड ऊपर करें? ठीक है, और ऊपर करें? नो मैम। मैम डन। डन। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट डालो। Some fungi are found associated. Some fungi are found associated with algae, and they show symbiotic nature, and they show symbiotic behavior, symbiotic behavior. यहीं पे आगे लिखो, algae showing symbiosis with fungi, showing symbiosis with fungi are called lichens, are called lichens. सिम्बायोटिक बिहेवियर समझो। सिम्बायोटिक बिहेवियर क्या होता है? कभी कभार क्या होता है कि फंजाई जो है, लेट्स से कि ये एक फंजाई है, ठीक है, ये एक फंजाई है, ओके, और यहाँ पर एक एल्गी है। कभी कभार क्या होता है कि ये फंजाई जो है इस एल्गी के बिना नहीं रह पाता। ठीक है, इस फंजाई को इस एल्गी से अलग नहीं कर सकते हो, इस एल्गी को इस फंजाई से अलग नहीं कर सकते हो।
फंजाई क्या करता है? फंजाई जो है उसके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, वील स्टडी अबाउट इट, जिसको हाइफे बोलते हैं। तो फंजाई क्या करता है? फंजाई जो है ये वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है, अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। फंजाई क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और एल्गी का काम होता है फूड बनाना, एल्गी का काम होता है फूड मेकिंग, ठीक है, क्योंकि एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है, एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, जबकि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोपिक होता है। एल्गी खुद से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, एल्गी खुद से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, और फंजाई जो है वो खाना नहीं बना पाता। तो क्या होता है कि फंजाई वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके एल्गी को पहुंचाता है, और एल्गी खाना बनाता है, और फिर दोनों को ही मिलकर के खाना खाते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटिंग ईच अदर, such relationships are known as symbiotic relationship. Is that okay? तो यहाँ पे इसको, ये जो फंजाई और एल्गी वाला जो रिलेशनशिप है, इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि द फंजाई इज द हस्बैंड हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, और एल्गी जो है शी कुक्स द फूड एंड सर्व्स इट टू द फैमिली, ठीक है। तो इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोला जाता है प्लांट किंगडम में। पर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और क्या इंपॉर्टेंट है कि इस एसोसिएशन को, फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन, ठीक है, लाइकेन। मतलब ये फंजाई और एल्गी इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं ना एक दूसरे से, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा फंजाई है कौन सा एल्गी है, ठीक है, इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं दोनों। ओके, तो इस पूरे टोटल स्ट्रक्चर को, फंजाई और एल्गी के टोटल स्ट्रक्चर को हम एक साथ लाइकेन बोलते हैं। इज दैट ओके? Yes. Yes, ma'am. ओके, आगे लिखो। some fungi show symbiotic relationship with roots of higher plants, and form mycorrhiza. माइकोराइजा को मार्क कर लेना। वैसे ही फंजाई जो है वो प्लांट्स के रूट के साथ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। जैसे एल्गी और फंजाई के रिलेशनशिप को बोला गया था लाइकेन, वैसे ही फंजाई और हायर प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को बोला जाता है माइकोराइजा। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से क्या बेनिफिट मिल रहा है? फंजाई जो है वो रूट का हेल्प करता है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, और बदले में रूट से फंजाई को खाना मिलता है, क्योंकि प्लांट जो है वो खाना बनाता है तो फंजाई को खाना मिलता है। तो बोथ आर बेनिफिटिंग ईच अदर। ओके, Yes, ma'am. चलो आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। Body of fungi, the body of fungi is called mycelium. The body of fungi is called mycelium. Spelling पे थोड़ा ध्यान रखना। The body of fungi is called mycelium. Mycelium is composed of filaments. Mycelium
is composed of filaments. Mycelium is composed of filaments called hypha. Called hypha. Mycelium is composed of filaments called hypha. चलो अब इसको समझते हैं. हम एक फंजाई ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. ठीक है, इस तरह से कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. ठीक है, जरूरी नहीं कि हम जो ड्रॉ किए हैं एग्जैक्टली बिल्कुल रेप्लिका बनाओ तुम. ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. फंजाई का कोई एज सच पर्टिकुलर शेप नहीं होता. ठीक है, बिखरे बिखरे वैसे होते हैं, फिलामेंट्स होता है इनमें. बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर ऐसे दिखा दो, बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं. कहीं पर फिलामेंट मोटा हो जाता है, कहीं पर फिलामेंट पतला हो जाता है. ठीक है, देखो अगर हम इसको जूम इन करें, ठीक है, तो देखो ये है फंजाई का स्ट्रक्चर जो कि बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है. एक पर्टिकुलर फिलामेंट जो है, हर एक फिलामेंट जो है, यहाँ पे बहुत सारे फिलामेंट्स हैं. एक फिलामेंट ये हो गया, एक फिलामेंट ये हो गया. ठीक है, एक फिलामेंट ये हो गया, एक फिलामेंट ये हो गया इधर, एक फिलामेंट इधर हो गया, एक फिलामेंट इधर हो गया. बहुत सारे फिलामेंट्स का बना हुआ है. ठीक है, एक सिंगल फिलामेंट जो होता है, एक सिंगल फिलामेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइफा. हाइफा और हाइफे, उसको हम बोलते हैं हाइफे. और बहुत सारे हाइफे मिल करके बनाते हैं माइसीलियम. तो ये बहुत सारे हाइफे जो हैं ये मिल करके क्या बनाएंगे, ये मिल करके बनाते हैं माइसीलियम. ठीक है, एक सिंगल जो फिलामेंट है उसको बोलते हैं हाइफे, और बहुत सारे हाइफे मिल करके माइसीलियम बनाते हैं. इज दैट ओके? समझ रहे हो इस बात को? यस मैम. यस मैम. मैम तो ये स्ट्रक्चर पूरा फंजाई का है मैम? हाँ, ये फंजाई है, ये फंजाई का स्ट्रक्चर है. थोड़ा सा सुंदर फंजाई अगर देखो तो मशरूम ही दिखता है, वरना फंजाई मोस्टली ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं फंजाई. स्पॉट मैम मशरूम एक्सेप्शन है मैम. स्पॉट स्पॉट जैसा नजर आता है, पर उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको बस फिलामेंट्स, ऐसे ऐसे फिलामेंट्स नजर आएंगे. इस तरह से ऐसा फिलामेंट्स ऐसा नजर आएगा. ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखोगे तो ऐसा फिलामेंट्स नजर आएगा. तो एक सिंगल फिलामेंट इज हाइफा और बहुत सारे फिलामेंट्स मिल करके बनाते हैं माइसीलियम. ओके, यस मैम. ठीक है, हो जाए लिखना तो बताना. मैम लीचिंग स्लाइड दिखाइए ना मैम. मैम लीचिंग का नहीं दिखे थे मैम. लाइकेन का स्ट्रक्चर देखना है क्या? नो मैम, लाइकेन का मैम लिखे ही नहीं थे मैम. अच्छा, लिखे नहीं हो, ठीक है, ठीक है.
ये Yes, ma'am. हो जाए लिखना तो बता देना। मैम लाइकेंस रॉक पे रहता है ना मैम? हाँ, लाइकेंस रॉक पे रहते हैं, रॉक को डिसॉल्व करते हैं लाइकेंस। मैम रॉक तक को डिसॉल्व कर देते हैं इन लोग? रॉक्स को डिसॉल्व कर देते हैं लाइकेंस। इनफैक्ट सॉइल फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ? सॉइल फॉर्मेशन लाइकेंस के वजह से भी स्टार्ट हुआ। लाइकेंस क्या करते हैं, ये जिस रॉक पर रहते हैं ना, उस रॉक पर ये केमिकल सिक्रीट करते रहेंगे, ठीक है, केमिकल सिक्रीट करते रहेंगे, और इनके बॉडी के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं कि वो केमिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली रॉक के ऊपर जब पड़ते हैं तो रॉक जो है वो धीरे धीरे गलने लग जाता है। रॉक गलेगा तो रॉक कमजोर होने लगेगा, तो रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, और टूटते 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 फाइनली सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो लाइकेंस जो है आगे पढ़ोगे, इनफैक्ट ये जो सेगमेंट जो हम बता रहे हैं तुमको, ये 12th के लास्ट में आता है, ये वाला जो सेगमेंट है। तो लाइकेंस जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है लाइफ को स्टार्ट करने में। लाइकेंस का बहुत बड़ा रोल है किसी भी जगह में लाइफ को स्टार्ट करने में। मैम तो उस तरह से तो मैम उन लोग का पूरा शेल्टर मैम खत्म हो गया ना मैम, तो उससे तो उसको हार्म हुआ ना? उसको हार्म हुआ, पर ये तो डिवाइड करते रहते हैं ना, तो इन ये डिवाइड करके कहीं और ग्रो हो जाएंगे। एक जगह पे अगर डिस्ट्रॉय हो भी गए तो डिवाइड करके कहीं और पे ग्रो हो जाएंगे ये। ओके मैम। ठीक Ma'am, है। done. और बेसिकली ये कुछ भी केमिकल क्यों सिक्रीट करते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, इनको पता है कि रॉक के अंदर फॉसिल्स, वैसे इनको पता नहीं है पर रॉक के अंदर फॉसिल्स होगा, रॉक के अंदर मिनरल्स होगा, तो ये रॉक को डिसॉल्व करेंगे तो इनको भी खाना मिलेगा, इनको मिनरल्स मिलेगा, इसलिए डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक यस लिखना मैम। हो गया ना सभी का? Yes, ma'am. यस क्या मैम। कुछ रहता तो नहीं है? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सेल वॉल होता है क्या इनके पास? Yes, ma'am. सेल वॉल होता है, सेल्यूलोज का बना होता है क्या सेल वॉल? मैम काइटिन। No, ma'am. Yes. Kaito. Yes, good, very good. Cell wall is not made up of cellulose. Cell wall is not made up of cellulose. Cell wall is made of, किस चीज का बना होता है? एक तो होता है काइटिन, काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? देखो, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स आर जस्ट हायर लेवल्स ऑफ शुगर। हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स, 11th में ही पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अभी के लिए बस जान लो कि दे आर हायर फॉर्म्स ऑफ शुगर। ओके, काइटिन जहां पे लिखे हो वहां पर लिख लो फंगल सेल्यूलोज। काइटिन को फंगल सेल्यूलोज बोला जाता है, काइटिन को फंगल सेल्यूलोज बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, stored food, stored food is present in the form of, stored food, स्टार्च। अब बोलो हेलो। मैम स्टार्च के फॉर्म में रहता है क्या? ऑयल और ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में यहाँ नहीं होगा। stored food is in the form of oil and glycogen। ग्लूकोज का ही एक डेरिवेटिव होता है, ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बनता है। तो स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और ग्लाइकोजन।
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन एंड फंजाई। देखो हम लोग अभी जो है पूरा एक साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे। ठीक है, अभी पहले पूरा ब्रॉड वे में हम लोग फंजाई पढ़ लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। ओके, तो रिप्रोडक्शन एंड फंजाई लिखो। इसमें पहला लिखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैम वो रूट से प्लांट से जो बनता है मैम वही है ना? वही है जहां पर कि प्लांट के किसी पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करता है, वही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ए लिखो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जो बोलो, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पहला लिखो फ्रेगमेंटेशन। Definition: sometimes the fungal filament तो समझ गए हो, दिखा दिए थे हाइफे और माइसीलियम जो देखे थे। तो sometimes the fungal filament, ब्रैकेट में लिख लो माइसीलियम, sometimes the fungal filament mycelium breaks into smaller pieces, breaks into smaller pieces due to any reason, किसी भी रीजन से टूट सकता है ये, due to any reason, due to any reason. Now these pieces grow to form new fungal filaments, and act like normal filaments. देखो अब यहाँ पर क्या होता है। हम एक सिंगल हाइफा ड्रॉ किए हैं, ठीक है, हम एक सिंगल हाइफा ड्रॉ कर रहे हैं। ये बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर। अब लेट्स से कि ये हाइफा जो है ये पीसेस में टूट जाए। ठीक है, लेट्स से ये हाइफा पीसेस में टूट जाए, यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए और यहां से टूट जाए, किसी भी रीजन से टूट जाए, किसी भी रीजन से टूट जाए, तो फ्रेगमेंट्स में बट गया। टूटना मतलब फ्रेगमेंट्स में बटना। तो अब ये हाइफा टूटने के बाद कैसा दिखेगा? एक पीस यहाँ पे है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, जो टूटा है उसी को बना रहे हैं। ठीक है, और एक टुकड़ा नीचे में ऐसे है। ठीक है, अब ये हर टुकड़ा जो है ये एक न्यू हाइफा बना सकता है। This can form a new hypha. This can form a new hypha. This can form a new hypha. And this can also form a new hypha. मतलब एक कोई ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंट्स में टूटा और हर फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन।
Is that okay? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. फ्रेगमेंटेशन में किसी को डाउट समझ में आया? No doubt, ma'am. ओके गुड। चलो बी लिखो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, पहला था फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड लिखो। फ्रेगमेंटेशन के बाद सेकेंड लिखो बडिंग। बडिंग, बडिंग में एग्जाम्पल में लिखो ईस्ट। एग्जाम्पल में लिखो ईस्ट। ईस्ट सुने हो? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. ब्रेड Yes, ma'am. वगैरह बनाने के काम में आता है, घर में भी यूज होता है कभी कभार ईस्ट, है ना? तो Yes, ईस्ट ma'am. में एक चीज लिखो, ओनली यूनिसेल्यूलर फंजाई। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि विच फंजाई इज द ओनली यूनिसेल्यूलर फंजाई, क्योंकि सारे Ma'am, फंजाई yeast. मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हाँ बोलो। Ma'am, yeast is only unicellular fungi. इकलौता यूनिसेल्यूलर फंजाई जो है वो ईस्ट है, बाकी सारे फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अच्छा, ईस्ट का साइंटिफिक नेम अगर लिखने को बोला जाए, ईस्ट का साइंटिफिक नेम, इसका यहाँ पे अंडरलाइनिंग हटा देते हैं, रुको। ईस्ट का अगर साइंटिफिक नेम लिखना हो आपको तो क्या लिखोगे? रुको। ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैकरोमाइसिस। जीनस का नाम हम लिख रहे हैं सिर्फ, स्पीशीज अलग अलग नाम के हो सकते हैं। सैकरोमाइसिस, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है तो इसको अंडरलाइन करोगे। मैम तो ईस्ट भी एक जेनस का नाम है? ईस्ट जीनस का नाम नहीं है, कॉमन टर्म्स में हम लोग ईस्ट बोल देते हैं। सैकरोमाइसिस जीनस का नाम है, ईस्ट साइंटिफिक नेम नहीं है, कॉमन लैंग्वेज में ईस्ट बोला जाता है। मैम इसमें स्पीशीज नेम नहीं होता है? स्पीशीज नेम तुम लोग चाहो तो हम एक लिख सकते हैं, स्पीशीज सेरेवेसी लिख लो। ये एक स्पीशी है, सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। और भी स्पीशीज होते हैं, सी स्मॉल से होगा, सी स्मॉल से होगा। चलो अब बडिंग एक्सप्लेन करते हैं। बडिंग में लिखो, an outgrowth is formed, an outgrowth is formed, an outgrowth is formed from the parent plant body, from the parent plant body. This outgrowth detaches, this outgrowth detaches and germinates into a new yeast या a new organism. हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। चलो देखो क्या होता है।
हम एक ईस्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से हम एक ईस्ट बनाए। ये एक ईस्ट है, सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्यूलर है, तो ये एक यूनिसेल्यूलर ईस्ट है। तो इसको हम लोग पेरेंट सेल बोल सकते हैं, पेरेंट सेल बोल रहे हैं इसको, भी समझ में आ जाएगा वैसे क्यों पेरेंट सेल बोल रहे हैं। अब ये एक सिंगल सेल्ड ईस्ट है, ये यूनिसेल्यूलर ईस्ट है, सिंगल सेल है ये, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ईस्ट है ये। अब क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल है इसमें एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है। आउटग्रोथ फॉर्म होने का मतलब क्या है, देखो क्या हो रहा है। ऐसे एक सेल है पेरेंट सेल, इसमें इस तरह से एक प्रोजेक्शन निकल गया, एक आउटग्रोथ बन गया, ठीक है, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो गया इसमें। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, इस बात को समझ रहे हो ना। यस मैम। आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो गया। ये जो आउटग्रोथ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बड, ठीक है। ये जो आउटग्रोथ है इसको हम बोलते हैं बड। ये बड पेरेंट से अटैच रहता है, ये पेरेंट से अटैच रहता है, पर कुछ टाइम के बाद दिस बड विल ब्रेक ऑफ, बड ब्रेक्स ऑफ, ये टूट जाएगा, ठीक है, ये टूटा। अब क्या हुआ कि पेरेंट प्लांट बॉडी अलग हो गया, और ये जो बड टूटा है ये टूट करके जमीन पर गिरेगा, है ना, ये जमीन पर गिरेगा, जमीन पर इसको मॉइस्चर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो ये जो बड है, ये जो बड है, बड फॉल्स एंड देन जर्मिनेट्स। ये जो बड है ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करना मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंस में ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना, ठीक है, खुद को ग्रो करना, डेवलप करना, जर्मिनेट करके न्यू ईस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यस मैम। ये फ्लो चार्ट बना लो, डायग्राम्स बना लो। मैम हाइड्रा भी तो बडिंग का एक एग्जांपल है ना। यस, हाइड्रा भी बडिंग शो करता है, हाँ। मैम डन। ओके मैम डन। ओके, सभी का हो गया, फिर आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। थर्ड सी, फिजन। फिजन कहाँ पढ़े थे हम लोग? बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। यस यस, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन कहाँ पे पढ़े थे? क्लास 10th में। क्लास 10th में मैम। ओके, बैक्टीरिया में पढ़े थे, अमीबा में पढ़े थे, है ना, पिछले क्लास में भी देखे थे फिजन। यस तो मैम। फिजन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्लास 10th में नहीं होता है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। फिजन अकर्स इन, फिजन का भी एग्जांपल लिख लो। यहाँ पे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ईस्ट है, तो फिजन का एग्जांपल ईस्ट लिख लो। ओके, फिजन का एग्जांपल लिख लो ईस्ट। फिजन वैसे तो पता है, हम लोग जानते हैं फिजन क्या होता है, तो एक लाइन लिख लो बस। This
type of reproduction occurs due to breaking of cell into smaller pieces where each piece develops into a new cell again. ठीक है? Yes, ma'am. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यही तीन है, ठीक है, यही तीन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction. Next heading लगाओ, asexual reproduction. Just take a 1 minute break, okay? 1 मिनट का बस ब्रेक लेते हैं, वापस आ जाना 1 मिनट में. हेलो, हेलो, यस मैम. आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखो, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर मेनली स्पोर के थ्रू होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखो, इट टेक्स प्लेस by the formation of different types of spores. अब देखो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो भी स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है। तो फंजाई में बेसिकली बहुत अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो इट टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, different types of spores, okay। फिर लिखो spores are of following types, spores are of following types। अभी हम लोग बस asexual spores पढ़ रहे हैं, तो spores are of following types, spores are of following types। अच्छा एक चीज चलो जब आएगा तभी बता देंगे। स्पोर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, पहला लिखो स्पोरांजियोस्पोर। स्पोरांजियोस्पोर ये नाम है, ये स्पोर का नाम है, ठीक है। स्पोरांजियोस्पोर एक स्पोर का नाम है। पहला लिखो स्पोरांजियोस्पोर। दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरांजियम, पहले लिख लो उसके बाद समझाते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन sporangium, they are formed in sporangium। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना, they are found in sporangium। इसी में स्पोरांजियोस्पोर में ही लिखो नेक्स्ट पॉइंट। स्पोरांजियम इज फॉर्म्ड, स्पोरांजियम इज फॉर्म्ड, sporangium is formed at the tip of the fungal filament, at the tip of the fungal filament। Sporangium is formed at the tip of the fungal filament। नेक्स्ट लिखो इसी में those fungal filaments, those fungal filaments, those fungal filaments on which, those fungal filaments on which, those fungal filaments on which sporangia is formed। स्पोरांजियम का प्लूरल होता है स्पोरांजिया, ठीक है। स्पोरांजियम का प्लूरल होता है स्पोरांजिया। तो those filaments on which sporangia is formed is called sporangiophores। sporangiophores स्पेलिंग पे ध्यान रखना, बाकी सब हम समझा देंगे, ठीक है। याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, बस अभी स्पेलिंग पे ध्यान देना। numerous spores, numerous spores called, numerous spores called the sporangiospore। sporangiosspore के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। numerous spores called the sporangiospores are present in sporangium, are present, ये present लिखे हैं, ठीक है। present, are present in sporangium, sporangium are present in sporangium that comes out, that comes out by the rupturing of sporangium, that comes out by the rupturing of sporangium, that comes out by the rupturing of sporangium
germinate to form fungal filament. And germinate to form fungal filament. And germinate to form fungal filament. Last point लिखो. Formation of sporangiospores takes place endogenously. बस इतना लिखो. कहीं किसी का कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो बता दो. मैम डन. डन. सभी का हो जाने दो. सभी का जब हो जाए तो बताना. मैम डन. मैम डन. डन. ओके. चलो अभी समझना है. देखो समझना क्या क्या टर्म्स है. कुछ टर्म्स समझना है जो कि हम अंडरलाइन कर रहे हैं. पहले तो स्पोरेंजियोस्पोर सिंपल है. स्पोरेंजियोस्पोर ज्यादा कुछ नहीं है. स्पोरेंजियोस्पोर सिर्फ स्पोर का नाम है. ठीक है. तो क्या क्या पॉइंट्स समझना है, क्या क्या पे ध्यान देना है. एक तो स्पोरेंजियोस्पोर है हमारा, जिस पे ध्यान देना है हम लोगों को. ठीक है. उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो समझना है स्पोरेंजियम. ठीक है. स्पोरेंजियम फंगल फिलामेंट आप लोग जानते हो. स्पोरेंजियम का ही प्लूरल है स्पोरेंजिया. तो नेक्स्ट टर्म जो समझना है वो है स्पोरेंजियोफोर. तो ये 3 टर्म हम लोगों को समझना है ना. बस. और एक और एंडोजिनसली. चलो लेट्स बिगिन. देखो ये एक फंजाई है. हम बस एक माइसीलियम एक हाइफा बना रहे हैं. ठीक है. बस एक हाइफा बना रहे हैं. ये देखो यहाँ से. चलो फंजाई का हाइफा निकला. क्या लिखा हुआ था कि टिप ऑफ हाइफा पे स्पोरेंजियो कौन सा क्या प्रेजेंट था. टिप ऑफ हाइफा पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट था. राइट. टिप ऑफ हाइफा पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट था. तो टिप को चलो इस तरह का बना लो. टिप जो होता है ना, जो हाइफा का जो टिप होता है, वो टिप जो है वो स्वोलन हो जाता है. टिप जो है वो स्वोलन हो जाता है और इस टिप के अंदर स्पोर्स भर जाता है. इस टिप में ये जो स्पोरेंजियम बना है इसके अंदर स्पोर्स भर जाता है. ठीक है. इसके अंदर स्पोर्स भर जाता है. तो जिस माइसीलियम पे स्पोरेंजियम बना है, जिस हाइफे पे स्पोरेंजियम बना है, उस हाइफे को बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर. जिस हाइफे पे स्पोरेंजियम बना है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजियम क्या होता है? तो स्पोरेंजियम इज जस्ट अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है. ठीक है. और स्पोर्स क्या है? तो इस स्पोर का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर. यही नाम था ना. यस मैम. यस मैम. स्पोरेंजियोस्पोर. ठीक है. तो हाइफा, जैसे फंजाई में हाइफा प्रेजेंट होता है वैसे ही प्रेजेंट रहता है हाइफा. क्या होता है? तो
हाइफा का टिप जो है वो स्वोलन हो जाता है और उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियम, प्लूरल में बोलेंगे स्पोरांजिया। और जिस माइसीलियम या जिस हाइफे पे ये स्पोरांजियम प्रेजेंट है उस हाइफे को हम लोग बोलते हैं स्पोरांजियोफोर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। अब क्या होता है, अब देखो अब क्या होगा कि ये माइसीलियम प्रेजेंट है, और ये स्पोरांजियोफोर है, ये स्पोरांजियम है। स्पोरांजियम किसी एक पॉइंट पे बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे स्पोरांजियम बर्स्ट कर गया, तो अब क्या होगा, जो स्पोर्स अंदर प्रेजेंट थे वो स्पोर्स बाहर निकलने लगे, ठीक है, ये स्पोर्स बाहर निकल गए, समझ में आ रहा है? अब ये जो स्पोर्स है ये बाहर आ गए, बाहर आ गए, सॉइल पर आ गए, जमीन पर आ गए। ये इन स्पोर्स का क्या नाम है? स्पोरांजियोस्पोर। ये जो स्पोरांजियोस्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? न्यू माइसीलियम। ठीक है, ये बात समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब स्पोरांजियोफोर, स्पोरांजियम, स्पोरांजियोस्पोर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो स्पोर कहां पे बना था, स्पोर कहां पे बना था, किस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बना था? स्पोर कौन से स्ट्रक्चर के अंदर बना था? स्पोरेंजियोस्पोर। नहीं, स्पोरांजियोस्पोर तो स्पोर का नाम है। स्पोरांजियोस्पोर किस स्ट्रक्चर के अंदर बना था? स्पोरेंजियम। स्पोरांजियम। देख रहे हो, स्पोर इसके अंदर बना है ना, यस मैम। तो इसके अंदर बना है। अंदर बनना मतलब एंडोजिनस, ठीक है, स्पोर अंदर बनना मतलब एंडोजिनस। ओके, तो यहाँ पे लिखो sporangiosپورس were formed, sporangiosپورس are formed, sporangiosپورس are formed inside the sporangium, inside the sporangium therefore called endogenous, therefore called endogenous। अगर बाहर बनता तो एक्सोजिनस, अंदर बना है तो एंडोजिनस। ये लिख लो, चलो स्लाइड ऊपर नीचे करना होगा, बता देना। मैम इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए ना स्लाइड को। हाँ, ठीक है, यस मैम। मैम डन। डन। आगे बढ़े फिर। यस मैम। इस टॉपिक में कोई भी डाउट? स्पोरांजियोस्पोर, स्पोरांजियोफोर, स्पोरांजियम में? नो मैम। माइसीलियम में स्पोरांजियम फॉर्म हो जाता है, एक टिप जो है वो स्वोलन हो जाता है, वो स्वोलन पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं स्पोरांजियम। जिस माइसीलियम में स्वेलिंग हुआ है उस माइसीलियम को बोलते हैं स्पोरांजियोफोर, और स्पोरांजियम के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरांजियोस्पोर, स्पोर। ओके, स्पोर। चलो
अब देखो, स्पोरेंजियोस्पोर इज ऑफ 2 टाइप्स, बस नाम याद रखना है इसमें। स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर है, ये स्पोर है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का स्पोरेंजियोस्पोर होता है। एक का नाम होता है जूस्पोर, एक का नाम होता है एप्लानोस्पोर। अब एक बात जो है वो यहाँ पे गांठ बांध लो, अच्छे से याद कर लो। जब भी जू टर्म दिखे ना, जू जू मतलब कि जो स्पोर है वो, जब भी जू टर्म दिखे, जू कहीं भी जू स्पर्म दिखे, जू स्पोर दिखे, कुछ भी ऐसा जू टर्म दिखे ना, तो जू का मतलब होता है मोटाइल, मतलब मूव कर सकता है, क्योंकि जू कम्स फ्रॉम एनिमल्स और एनिमल्स मूव कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी जू टर्म दिखे मतलब मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो लिखो when the sporangiospoor, बस यहीं तक आज बताएंगे, स्पोरेंजियोस्पोर तक ही बताएंगे बस, तो बस थोड़ा सा ही बच रहा है। when the sporangiospoor formed in the sporangium, when the sporangiospoor formed in the sporangium becomes flagellated and motile, motile मतलब मूव कर सकता है, becomes flagellated, अगर फ्लैजिला आ गया, फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट कराना, तो मूवमेंट कराएगा, becomes flagellated, becomes flagellated and motile when the sporangium become formed in when the sporangiospore formed in the sporangium becomes flagellated and motile, they are called zoospore. They are called zoospore. In this condition, the sporangium is called, in this condition, the sporangium is called zoosporangium. जूस्पोर बन गया तो किसके अंदर बन रहा है, जूस्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम इज कॉल्ड जूस्पोरेंजियम, जूस्पोर है इसीलिए जूस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, जूस्पोरेंजियम। एप्लानोस्पोर में लिखो when the sporangiospours are when the sporangiospours are non-flagellated, flagella नहीं है तो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, are non-flagellated and non-motile, they are called aplanospore. They are called aplanospore. तो स्पोरेंजियोस्पोर 2 तरीके के होते हैं, एक हो सकता है जूस्पोर, जूस्पोर है मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मूव कर सकता है वो। एप्लानोस्पोर मतलब फ्लैजिला नहीं है तो वो मूव नहीं करता, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। ओके, एक और टाइप बचता है कोनिडिया, पर आज हम कोनिडिया नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत सारा टर्म सीख लिए हो, जूस्पोर, जूस्पोरेंजियम, ए प्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोफोर, माइसीलियम, हाइफे, बहुत सारा नया टर्म सीख लिए हो, इसलिए हम कोनिडिया पे नहीं जा रहे हैं। कोनिडिया भी एक छोटा सा ही कंसेप्ट है, पर हम वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कोनिडिया के बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना, ठीक है, पर चाहो तो स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ सकते हो फंजाई का, पर क्लासेस वगैरह भी मत पढ़ना, क्योंकि हम एक बार सारा रिप्रोडक्शन समझा दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव सब हो जाए, उसके बाद फिर क्लासेस समझेंगे। क्योंकि अभी अगर समझने बैठोगे ना तो मेनली जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें वो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे होता है। तो अभी तुम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता, कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, कौन से सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये सारा डेटा अभी नहीं है तुम्हारे पास, तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी मत पढ़ना स्टार्ट करना क्लासेस, ओके, ठीक है। सो वील Yes, कीप ma'am. इट हियर फॉर टुडे and we'll continue in next class now. Okay, we'll continue in next class. All right, ठीक है, कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. Okay, चलो then. Okay, thank you so much. Okay, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. thank you.